वेलकम टू योर एक्सलेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। हिंदी में बोले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सलेंट शिक्षा पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पर आपका यूपी बोर्ड का नया सेशन चल गया है 2024-2025 और इस सिलेबस में अभी तक हमने मैथ्स क्लास 10 एंड क्लास 12 की केमिस्ट्री शुरू कर दी है। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारे पास 4 अभी तक लेक्चर हो चुके हैं। अभी हम 5 आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने है। आप लोग इस सीरीज को बुकमार्क कर लीजिए, यहाँ से बुकमार्क कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों का एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वहीं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्रोम ब्राउजर में जाइए और एक्सलेंट शिक्षा सर्च कीजिए और सबसे पहले आप लोगों को हमारी वेबसाइट मिलेगी जहां से आप टोटल नोट्स देख सकते हैं। यहां पर आएंगे तो आप यहां पर क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स यहां से आप लोग ये देख सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यहां पर पार्ट 3 पे हैं, आपको कोई और पार्ट चाहिए तो आप यहां पर विलियन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहां पर आपको पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 सब चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही आप लोग यहां पर है ना, जैसे आप लोग पार्ट 1 ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, कौन से कहाँ तक आप लोगों का वीडियो में कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर आप लोगों का पहली वीडियो में आप लोगों का कहाँ तक किया गया है, आयतन प्रतिशतता तक इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर उसके बाद का जितना भी डाटा है ना आपका, वो सारा का सारा डाटा आपका इससे आगे का इसमें मिल जाएगा, इस पार्ट में मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका सारा पोर्शन मैंने इसमें रिकॉर्ड करके पैच कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग है ना अपनी प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रखिए ताकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। थोड़ा आगे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं भी टॉपिक की ओर चलता हूं, आप लोगों को लेकर के स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए मैं ये पहले से ही बता देता हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसके अंदर से आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल उठेंगे और वो न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, ये हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट 5। इसके बाद एक पार्ट 6 आएगा और फिर एक पार्ट 7 आएगा। 7 पार्ट में हम सारे के सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली जो आपका आता है वो न्यूमेरिकल ही आता है। थोड़ा आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे इस चैप्टर में दिए गए हैं, जबकि ये चैप्टर आपको आगे भी बीएससी एमएससी में पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर टोटल 4 टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं। हम इनको नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे प्रासरण दाब हुआ, फिर हिमांक का अवनमन हुआ, फिर उसके बाद क्वथनांक हुआ, फिर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हुआ। अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास प्रासरण। यहाँ पे प्रासरण के बारे में बात करेंगे। प्रासरण के अंदर अंदर हम कौन कौन चीजें पढ़ेंगे, अर्धपरगामी झिल्ली, प्रासरण दाब, दाब के आधार पर समप्रासरी, अतिप्रासरी, अल्पप्रासरी, ये भी आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग विसरण और प्रतिलोम प्रासरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल डाटा था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अभी बस इरेज कर लेता हूँ और चलते हैं एक एक चीज़ को हम अच्छे से देखते हैं भाई कौन कौन सी हेडिंग आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो भी आप लोग यहाँ से पूरा देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे। तो पहली जो हेडिंग है हमारी वो है, आप लोगों के सामने है, वो है हेडिंग हमारी अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, मैं 1 मिनट इसकी थोड़ी सी बॉल पॉइंट थोड़ी बड़ी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसको क्या कर लेते हैं, इसको बॉल पॉइंट बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको ये वाला चूज़ कर लेता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे ले लेते हैं। ठीक इसी तरह इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी इसी पॉइंट पर ले लेते हैं। फिर इसको भी थोड़ा सा पॉइंट इसका ये सही है। ठीक है, और फिर ये तो हाईलाइटर है और ये इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये थोड़ा सही है, ये सेट है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा सेट है। और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी अपना सेट है।
और इसको भी सेट कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी सेट है और इसको भी देख लेते हैं, ये भी अपना सेट है। ठीक है, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इरेजर लेकर के ये सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब स्क्रीन फिर से वापस बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं अभी। ठीक है, तो इरेजर को मैं कर्सर में चेंज कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं पेन की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब सही है, इरेजर क्लियर कर लेते हैं। तो हमारी जो पहली हेडिंग थी वो थी अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा, यानी अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं और इनको आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक विलयन है, इस विलयन के अंदर आपके पास दो घटक हैं, ए और एक आपका क्या है, बी। अब आप लोग ये चीज समझिए कि ऐसा कोई भी गुण जो किसी भी घटक के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, वो आपका क्या रहेगा, अणुसंख्यक गुण रहेगा। तो परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो किसी भी घटक के या फिर विलयन में दिए हुए टोटल कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके कुल कण कितने हैं, उस पर भी निर्भर करेंगे तो भी वही बात आ जाएगी कि उसके घटक के कणों पर निर्भर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अणुसंख्यक गुण बोलेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक दिए हुए आयतन में, किसी एक फिक्स आयतन की बात करेंगे, जैसे 1 लीटर में मोस्टली हम इस चीज को लेकर के चलेंगे, विलय के कणों की संख्या पर, इसके कणों की संख्या पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे, वो आपके क्या होंगे, अणुसंख्यक गुण होंगे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। अब इस आधार पर हमारे पास 4 हैं टोटल जो हम इस क्लास में अभी तक कवर करेंगे, और वो 4 में एक बार यहां पर आप लोगों को बताता हूं। नंबर 1 जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। उसके बाद एक हमारे पास रहेगा क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। फिर उसके बाद एक रहेगा हमारा हिमांक का अवनमन। मैं एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। और जो लास्ट रहेगा हमारे पास वो रहेगा प्रासरण। क्या रहेगा, प्रासरण। तो अभी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, प्रासरण बताएंगे आप लोगों को, एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से कवर कराएंगे। और ये चीज आप लोगों को दिमाग में सेटल करनी है कि न्यूमेरिकल कैसे यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ी हेडिंग कर लेता हूं। तो यहां पर चलते हैं। देखो, ये भी हमने भी सीख लिया है, उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन भी देख लिया, उसके बाद हिमांक का अवनमन भी हमें पता लग गया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रासरण पढ़ेंगे। और ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझने की जरूरत भी है, ठीक है। चलते थोड़ा आगे। तो हमारी हेडिंग आ गई प्रासरण। देखो, एक चीज को समझो आप लोग, अगर हमारे पास यहां पर हाइट क्या है, ज्यादा है, और यहां पर हाइट क्या है, कम है, जैसे कि अगर मैं ऐसा एल्टीट्यूड ले लूं और मैं किसी भी आपके तरल पदार्थ को अगर मैं यहां पर इसके ऊपर डाल दूं, तो वो तरल पदार्थ क्या चलेगा, हाइट से नीचे की ओर बहना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं, इधर भी वो नीचे की ओर क्या शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ये बात समझिए कि कोई भी अगर हमारे पास पदार्थ है वो ज्यादा से हमेशा कम की तरफ चलता है, ज्यादा से हमेशा क्या चलेगा, कम की तरफ चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम किसी पदार्थ को कम से ज्यादा की तरफ कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम प्रासरण। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार परिभाषा बताता हूं आपको। विलायक का कम मोलर सांद्रता के विलयन से अधिक मोलर सांद्रता के विलयन की तरफ अर्धपारगम्य, इसमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह, स्वतः का मतलब ऑटोमेटिक, मतलब स्वतः प्रवाह आपका प्रासरण कहलाता है। एक बार फिर से बताता हूं, इसको थोड़ा ऐसे समझिए। अगर आपके पास ये एक विलयन है, ठीक है, और आपने इसमें दो पार्ट कर लिए, एक तरफ आपकी कैसी है, कम सांद्रता, एक तरफ आपका क्या है, अधिक सांद्रता। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना किसके थ्रू, अर्धपारगम्य झिल्ली के। ये जो आपका बीच का पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसके थ्रू जब हम इसमें जाएंगे तो हमारे पास जो भी घटना घटेगी
जो भी हमारे पास परिघटना घटेगी या भी जो भी हमारे पास ये प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासरण। तो प्रासरण आपका क्लियर हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। डायग्राम मैंने आपका यहाँ पर ले भी रखा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसको यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें डायग्राम में आप लोग ये देखिए, ये आपका क्या है, फ्रेश वाटर, मतलब जिसमें कोई भी पदार्थ आपका मिला हुआ नहीं है। एक आपका यहां पर सोल्ट वाटर, मतलब जिसके अंदर कोई पदार्थ आपका मिला है। तो इसकी सांद्रता तो आपकी सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा होगी। क्या होगी, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी। और इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो नॉर्मली क्या होगा कि इससे ये इसकी तरफ बहता है, नॉर्मली क्या होगा, इससे इसकी तरफ बहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासरण। और ये जो नीच में है, ये बीच में है, ये आपका एसपीएम है। एसपीएम का मतलब क्या होता है, एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इसको शॉर्ट में इसने एसपीएम लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता लग गया, अगर इससे इधर जाएगा तो ये आपका क्या होगा, प्रासरण होगा। लेकिन इस घटना में क्या किया गया है, इधर एक पिस्टन लगा करके हाई प्रेशर क्रिएट कर करके इस घटना को उल्टा कर दिया गया है, जिसके थ्रू हमें क्लीन वाटर मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है। और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रतिलोम प्रासरण हो गया है। क्या हो गया, प्रतिलोम प्रासरण हो गया है। तो दोनों चीज क्लियर होगी। प्रासरण मतलब कोई कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अपने आप स्वतः प्रवाह जो होगा वो हमारे पास प्रासरण होगा। अगर हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य दाब लगा करके उसको विपरीत कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रतिलोम प्रासरण होगा। दोनों चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं अपनी हेडिंग की ओर। देखो अभी हमने एक चीज यहां पर देखी, एसपीएम। क्या देखा आपने, एसपीएम। तो इस एसपीएम को आप कैसे समझोगे, देखो एसपीएम क्या होता है ये आप लोगों के दिमाग में यहां पर सेटल होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए ये आपका क्या होता है। देखो अर्ध मतलब आधी, पारगम्य मतलब यहां पर पारदर्शी की तरह होगी, और झिल्ली आपका अंदर रोकावट का कार्य करेगी। तो देखो इसका क्या मतलब होता है, वह झिल्ली जो कम मोलर सांद्रता के विलयन को अधिक मोलर सांद्रता के विलयन में स्वतः प्रवाह होने देती है। एक ऐसी झिल्ली जो कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करेगी, स्वतः प्रवाहित होने देती है। क्या देती है, स्वतः प्रवाहित होने देती है। वो आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली। मोस्टली जो होता है हमारे पास इस तरफ होता है, लेकिन यहां पर प्रोसेस इसके कारण, किसके कारण, अर्ध पारगम्य झिल्ली के कारण विपरीत हो रहा है। तो ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। विसरण होता है हमारे पास, जो सिंपल होता है उसको क्या बोलते हैं, विसरण। अभी आगे आएगा वहां पर भी आपको बताऊंगा। तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अब आगे हमारे पास एक हेडिंग आई है, प्रासरण दाब। एक चीज और आप लोग याद रखना, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अर्धपारगम्य झिल्ली का क्वेश्चन आता है तो आपको उसका एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपको देना ही देना है। मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। एक पहला तो हमारे पास होता है गोट ब्लेडर। गोट ब्लेडर का मतलब होता है बकरे का आस्य, बकरे का आस्य, ठीक है। और दूसरा इसका हमारे पास एग्जाम्पल होगा आपका अंडे की झिल्ली। कच्चा अंडा होता है ना, उसके ऊपर है ना, जब आप उसको फोड़ते हो तो एक झिल्ली निकलती है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि अगर मैं और तीसरा एग्जाम्पल इसका लेकर के चलूं, तीसरा होता है इसका जीवित कोशिका की भित्ति। जीवित कोशिका की भित्ति, ठीक है। और भी इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम। और वो हमारे पास देखो ये कृत्रिम नहीं है, गोट ब्लेडर आपका प्राकृतिक है, बकरे का आस्य जिसको बोलते हैं, और अंडे की झिल्ली प्राकृतिक है, और जीवित कोशिका भी हमारे पास क्या होता है, प्राकृतिक होता है। जिसका कृत्रिम भी होता है, कृत्रिम होता है पर्चमेंट सेलोफोन। पर्चमेंट सेलोफोन क्या होता है, सेलोफोन। तो ये सब चीजें एग्जाम्पल आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, और जब आप नोट्स बनाओगे तो हमारी वेबसाइट से वहां पर देख करके इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, अर्ध पारगम्य झिल्ली आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप इसको याद करोगे तो कैसे याद करोगे,
इसको याद करोगे आप लोग, वह झिल्ली जो कम सांद्रता वाले विलन को अधिक सांद्रता वाले विलन की तरफ स्वतः प्रवाहित होने देती है, अर्धपरगम्य झिल्ली कहलाती है। इसके मुख्यतः एग्जाम्पल बकरे का हास्य, अंडे की झिल्ली, जीवित कोशिका की भित्ति, और यहां पर कृत्रिम, कृत्रिम हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्चमेंट सेलोफोन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर है ना ध्यान रखना, और भी इसका कृत्रिम एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे एक और मैं बता देता हूं, एक और है हमारे पास क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये भी आप लोग याद रखना, कहीं पर आपको मिल जाएगा एक क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये भी आपको मिल जाएगा, और ये आपका कृत्रिम है, ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं कृत्रिम है ये आपका, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम बात देखते हैं प्राशरण दाब की, प्राशरण दाब की। देखो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, मैं फिर से उस एग्जाम्पल को लेकर के चलता हूं। मान लो ऐसा करके, मान लो ठीक है, ये हमारे पास होगी एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, और इधर हमारे पास हो गया फ्रेश वाटर, मैं बोल देता हूं यहां पे फ्रेश वाटर, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, FRESH, फ्रेश वाटर। और इधर हमारे पास लवण यानी जल होता है, जो हमारे पास जो समुद्र का जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, हम हिंदी में ही लिख देते हैं लवणीय जल। इसको हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसकी सांद्रता क्या है भाई, हमारे पास ज्यादा है, सांद्रता क्या है, अधिक है। और यहां पर आप लोगों को यहां पर साफ दिख रहा है, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर कुछ होता नहीं है, इसका मतलब इसकी आपकी सांद्रता क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर। अब यहां पर देखो आप लोग, जब हमारे पास एसपीएम आ गई इसके अंदर, तो हमारे पास इस तरफ से इस तरफ फ्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्लो, क्योंकि यहां पर हमारे पास काम करने लगेगा प्राशरण। कौन सी घटना आपकी काम करने लग जाएगी, प्राशरण। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, जब हमारे पास इस तरफ से इस तरफ जा रहा है और हमारे पास प्राशरण घटना हो रही है, तो इस घटना को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, और उसको हम बोलेंगे बाह्य दाब। अब देखो आप इस चीज को ऐसे समझो, जब हम बाह्य दाब लगाएंगे तो ये घटना रुकेगी, पहले तो क्या होगा, रुकेगी, और जब प्रेशर हम ज्यादा कर देंगे तो फिर ये घटना हमारे पास इधर से इधर बदल जाएगी। तो आप ये मानकर चलो कि वो बाह्य दाब जिसको लगाने से प्राशरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, मतलब क्या हो जाती है, रुक जाती है, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्राशरण दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, प्राशरण दाब। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, किसी विलन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने पर, विलायक से पृथक रखने पर मतलब इसको घुलने नहीं देना, आपस में मिलने नहीं देना, जितना भी आप बाह्य दाब लगाएंगे ये आपका क्या होगा, प्राशरण दाब होगा। क्लियर हो गया। या फिर आप ये बोलिए कि प्राशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो भी आप बाह्य दाब लगा रहे हैं वो आपका क्या होगा, प्राशरण दाब होगा। और ध्यान रखना, इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। और इसका एक आपका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला भी होता है, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। मैं थोड़ा सा इसकी इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि पाई बराबर क्या होता है, CRT। अभी मैं यहां पर एक एक चीज बताता हूं। पाई हमारे पास क्या हो गया, प्राशरण दाब। क्या हो गया, प्राशरण दाब, ठीक है। उसके बाद सी हमारे पास एक कैपिटल है, ये हमारे पास है मोल प्रति लीटर में सांद्रता। किसमें, मोल प्रति लीटर में सांद्रता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया एक आर हमेशा होता है गैस नियतांक। क्या होता है, गैस नियतांक। और उसके बाद हमारे पास एक यहां पर पास टी आया। टी मतलब सिंपल है, टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं तापमान, ठीक है। तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में इन चारों चीजों में से आपको 3 चीज दे दी जाएंगी और आपको एक उसमें से निकालने के लिए पूछ लेगा वो, तो ये आपका न्यूमेरिकल में जरूर आएगा, ठीक है। क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां पर एक 2-3 टॉपिक और भी हैं, देखो वो भी आप लोगों को मैं यहीं पर बता देता हूं। यहां पर है एक समप्रासरी विलयन। क्या है हमारे पास, यहां पर एक समप्रासरी विलयन, ठीक है। तो अभी मैं समप्रासरी विलयन बता देता हूं आपको। फिर एक हमारे पास अतिप्रासरी विलयन, एक अल्पप्रासरी विलयन। तो जब यहां पर हम समप्रासरी विलयन देख ले तो इसका मतलब 2 विलयन की तुलना कर रहे हैं। किसकी, 2 विलयन की हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। देखो
अभी मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूं यहां पर, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं ताकि ये आपका क्लियर हो जाए। किस किस की बात कर रहे हैं हम यहां पर, समप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन, अल्पप्रासरी विलयन। देखो यहां पर मैं ले लेता हूं, मान लो हमारे पास एक विलयन ए है और एक विलयन मेरे पास बी है। अगर इन दोनों का विलयन का प्राशन दाब यानी पाई ए और हमारे पास दूसरा क्या होगा पाई बी, अगर हमारे पास केस बनता है कि पाई ए बराबर है पाई बी के, तो इनको बोलेंगे हम समप्रासरी, क्या बोलेंगे, समप्रासरी विलयन। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर कंडीशन हो जाती है, मान लो एक दूसरी कंडीशन हो जाती है कि पाई ए हमारे पास क्या हो गया, इससे पाई से क्या हो गया बी बड़ा हो गया। इसका मतलब है अतिप्रासरी, ये जो दिख रहा है ना आपका दूसरे वाला अतिप्रासरी, अति मतलब यहां पर जो ए है वो अतिप्रासरी हो गया, क्या हो गया अतिप्रासरी। ठीक है, और अब हमारे पास एक कंडीशन तीसरी और भी हो सकती है, वो कंडीशन आपकी क्या हो सकती है कि पाई ए का मान आपका पाई किससे हो जाए, बी से छोटा हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम अल्पप्रासरी। क्या बोलेंगे, अल्पप्रासरी। अगर दोनों का बराबर होगा तो समप्रासरी हो जाएगा, अगर एक का बड़ा हो गया तो हमारे पास पहले वाले का बड़ा हो गया तो अति हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। ये भी आपका 1 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक हेडिंग बची है यहां पर, मैं क्या कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको पूरे सेक्शन को, और मैं क्या कर लेता हूं, इसको विसरण वाली हेडिंग को ही नीचे उठा लेता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को विसरण भी पता लग जाए। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विसरण और दूसरा आपका क्या था प्रासरण, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये एक ढाल है, यहां पर हाइट ज्यादा है और यहां पर हाइट हमारे पास कम है, तो जब मैं यहां से विलयन डालूंगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो इसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं इसको, विसरण। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, मान लो आपने क्या डाला, परफ्यूम डाल लिया। ठीक है, परफ्यूम यहां पर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जहां पर परफ्यूम क्या होगा, कम होगा, तो इसकी स्मेल इसकी तरफ जाने लग जाएगी। ठीक है, तो ये घटना हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास विसरण। क्या हो गई, विसरण। लेकिन आपका जो प्रासरण होता है उसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसमें हमारे पास देखो, इसमें सांद्रता इधर क्या थी, अधिक थी, इधर क्या थी, कम थी। अगर कम से अधिक की तरफ जा रही है तो हमारे पास क्या हो रही है घटना, क्या हो रही है, प्रासरण हो रही है। तो विसरण और प्रासरण में यही अंतर होता है। एक बार परिभाषा को पढ़ करके देख लेते हैं। विसरण की परिभाषा बता रहा हूं आप लोगों को, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न की ओर प्रवाह हमारे पास क्या होता है, विसरण कहलाता है। क्या होता है, विसरण कहलाता है। जबकि इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास कम से ज्यादा की ओर होगा। और दूसरी बात, इसमें किसी भी एसपीएम यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती, जबकि हमारे पास प्रासरण में हमेशा एसपीएम की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगली हेडिंग मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में बताई थी, प्रतिलोम प्रासरण। प्रतिलोम प्रासरण में क्या होता है, जब हमारे पास प्रासरण की घटना घटित हो रही हो, अगर हम बाहर से हाई प्रेशर लगा देंगे तो घटना हमारे पास क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो जब हम क्या करेंगे, बाह्य दाब ज्यादा कर देंगे, प्राशन दाब ज्यादा कर देंगे, तो हमारे पास क्या होने लग जाएगा, उल्टा प्रोसीज होने लग जाएगा। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम प्राशन बोलेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, देखो अगर हम यहां पर ये सोल्ट वाटर ले लेंगे, जो हमारे पास समुद्र का पानी होता है, जो हम पीने लायक नहीं होता है, अगर हम इसको इधर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास शुद्ध वाटर होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर बाहर निकल करके वापस आने लगेगा। ये हमारे पास कौन सा पानी होगा, पीने योग्य। कौन सा पानी होगा, पीने योग्य। तो हमारे पास इसका एक अच्छा एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, RO। और RO की फुल फॉर्म भी क्या होती है, प्रतिलोम प्राशन होती है। R का मतलब होता है रिवर्स, और O का मतलब होता है ओस्मोसिस। क्या होता है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं प्राशन। तो आज से याद रखना कि RO का मतलब होता है रिवर्स प्राशन, मतलब रिवर्स ओस्मोसिस, यानी मतलब प्रतिलोम प्राशन। ये इसमें क्या हो रहा है, प्राशन दाब अधिक लगा करके प्रक्रिया को उल्टा किया जा रहा है, जिसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है।
तो यहां पर अगर मैं बोलूं, एक बार परिभाषा को रिपीट करूं, थोड़ा सा आपकी समझ में आ जाएगा। जब दो विभिन्न मोलर सांद्रता वाले विलयन को एसपीएम यानी आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। क्या किया जा रहा है? पृथक किया जा रहा है। तो एक वाले पर हम क्या करेंगे? ज्यादा यानी अधिक सांद्रता वाले पर हम क्या करेंगे? ज्यादा दाब लगा करके इसको इधर हम क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। जबकि प्राशन इधर जाना चाहिए था तो ये उल्टा हो रहा है, तो विपरीत प्राशन हो जाएगा, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे? प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। और आजकल इसी का उपयोग किस चीज में हो रहा है? आरओ में, यानी अशुद्ध जल को शुद्ध जल करने में इसका क्या हो जाए? उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका जरूर याद रखिए क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। यानी समुद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए प्रतिलोम प्राशन का उपयोग किया जा रहा है, जिसको आरओ बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी हेडिंग समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, दिमाग में रहता है, जरूर पूछिए। साथ ही आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल रही है और आप लोग सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी नोट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर के यहाँ से देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पर आस्क क्वेश्चन में जाकर के पूछ लेना। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया अर्धपारगम्य झिल्ली, मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मेंशन कर रखा है। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसे सामान्यतः एसपीएम भी कहते हैं। यह झिल्ली क्या होती है? कम मोलर सांद्रता के विलयन को अधिक मोलर सांद्रता के विलयन में सतह प्रवाहित होने देती है। इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखे, जैसे गोट ब्लैडर होता है, अंडे की झिल्ली होती है, जीवित कोशिका की भित्ति होती है, पार्चमेंट सेलफोन होती है, कृत्रिम रूप से क्या होता है मैंने भी इसका क्यूप्रिक फेरोसानेट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्राशन दाब की आपको परिभाषा बताई है। ठीक है, समप्राशरी दो विलयन की तुलना होगी जब दोनों का प्राशन दाब बराबर होगा। अति में एक पहले का ज्यादा होगा, अल्प में पहले का कम होगा। विस्तरण की घटना मैंने बताई आपको, जब हमारे पास किसी भी एसपीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लगती है। प्रतिलोम में मतलब प्राशन जब हमारे पास हो रहा हो तो प्राशन दाब ज्यादा करके हम उसको क्या कर देंगे? विपरीत कर देंगे। ये सब चीजें आज हमने सीखी हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है तो आप जरूर पूछिएगा बिना किसी टेंशन के। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। और जब भी आप क्वेश्चन करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो इसका मतलब आप लोग सीखने की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।